नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं स्वदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये जो चैनल है ये है अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए यूपीएससी की तैयारी कराती है। और इस चैनल पे सारे हिंदी मीडियम की फैकल्टी, एडुकेटर, टॉप एडुकेटर्स अनअकैडमी के में मिलते हैं, जो हिंदी मीडियम से जुड़े हुए स्टूडेंट की सारी समस्याओं को, सारे कोर्स को यहाँ पे कवर कराते हैं। और मैं यहाँ पे रोजाना सुबह 10:30 बजे 10:30 AM पे पढ़ाता हूँ आप लोगों को करंट इश्यूज के कुछ मैटर, कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स पढ़ाता हूँ, वो भी हिंदी में। और साथ में आरएस टीवी और एलएस टीवी का एक डिबेट जो कि इंग्लिश में आता है, वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए हिंदी में लेकर के उसका मैटर आता हूँ कि आप लोगों को भी डिस्कस कर दूं। आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब कि जो भी पढ़ाया जाएगा सब कुछ टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाएगा, पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा एक सिस्टमेटिक तरीके से। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब कि अगर आपने यूपीएससी के कोर्स में एडमिशन ले लिया है तो यूपीएससी से संबंधित जितने भी बैच अनअकैडमी पे चल रहे हैं, आपका जिस भी कोर्स में एडमिशन है उससे जुड़े हुए सारे बैच की क्लास आप कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में, इसके लिए करना आपको कुछ नहीं है, आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और बहुत ही आसानी से आप उन सारी क्लासेस को कर सकते हैं, अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। ये मेरे बारे में, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इन दोनों को आप लोग जरूर फॉलो कर लेंगे। ये जो टेलीग्राम चैनल है इस पे मैं अपने सभी क्लास का लिंक और सभी क्लास का पीडीएफ अपलोड कर देता हूं। और आप लोगों के जरूरत के अनुसार जो भी न्यूज पेपर आप लोगों को जरूरी है, जैसे कि हो गया दैनिक जागरण, हो गया दैनिक जागरण, हिंदू, ये सब, इसका पीडीएफ, और जनसत्ता, ये भी हिंदी पेपर है, इसका भी पीडीएफ, और इंडियन एक्सप्रेस, इन सब का पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसी चैनल पे अपलोड कर दे देता हूँ। इस लिंक के द्वारा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ज्वाइन करिए। और अगर इस लिंक पे अगर खोजने में दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पे जाइए और वहां पे सर्च करिए अनअकैडमी स्वदीप कुमार, इस नाम से मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आपको आसानी से मिल जाएगा और इसको आप लोग फॉलो कर लें। और ये जो मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है ना, इस लिंक पे जाइए और इस लिंक के द्वारा भी जो मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है उसे भी फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, जैसे रोजाना शाम को 4 बजे अनअकैडमी पेज पे मैं आप लोगों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे कि आप यूनेस्को मान लीजिए, G20, G7, नबार्ड और डीआरडीओ, इसरो, जैसे जो राष्ट्रीय हो गए और जो अंतरराष्ट्रीय हो गए, इन सारे संगठनों की क्लास मैं ले लेता हूँ 4 PM पे अपने अनअकैडमी ऐप पे। आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर लेंगे तो सारे क्लास का आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा। रोजाना शाम को 4 बजे होती है। और इसी चैनल पे रोज रात को 8 बजे 8 PM पे मैं क्या करता हूँ, पूरे 1 ईयर, 1 साल के करेंट अफेयर्स, करंट अफेयर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराता हूं, एमसीक्यू। मैं जनवरी 2020 से शुरू किया हूं, जनवरी 2020 से लेकर के अभी जब प्रीलिम्स एग्जाम होगा तो मैं मई 2021 तक का यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। जो लोग इस बार प्री दे रहे हैं 2021 में, उनके लिए बहुत ही बेहतर है, आप लोग यहाँ पे आके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर ध्यान में देंगे, शाम को 4 बजे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लासेस जो आपके यूपीएससी के लिए और आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और 8 PM पे मैं कराता हूँ पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। अभी शुरू ही किया है, अभी दो दिन हुआ है इस क्लास को शुरू हुए, और इसको भी अभी दो दिन ही हुआ है। बाकी तो और क्लासेस उस पर चलते हैं, लेकिन ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप बिल्कुल इसको ज्वाइन करिए और आकर के अपने सारे डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करिए, ठीक है। और ये जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है, अगर आप इस पे या इस नाम से मैं मुझे सर्च कर लेंगे तो यहाँ पर अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स है, तो आप यहाँ पे मुझसे मैसेज के द्वारा डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है
100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, जो आपको यूपीएससी की तैयारियों में हर कदम पे मदद करेंगे, आपके जो भी डाउट्स है क्लियर करेंगे और आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। ये अपकमिंग कोर्सेज हैं अनअकैडमी की। और ये है सब्सक्रिप्शन प्लान। दो तरीके का प्लान है, एक प्लस और आइकॉनिक। जो प्लस होता है अनअकैडमी का, ये रेगुलर कोर्स होता है। इसमें मतलब कंप्लीट आपका यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी के जीएस मेंस के लिए, ऑप्शनल पेपर, टेस्ट सीरीज, एस्से, कंप्लीट कोर्स की तैयारी होती है। और इसके लिए आपको प्लस पे डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी, जो टेस्ट होंगे वो भी लाइव होंगे। आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लास की भी और अनलिमिटेड आपको एक्सेस क्लास का भी मिलेगा, टेस्ट की भी। और इस पूरे स्ट्रक्चर शेड्यूल के साथ, यानी टॉपिक बाय टॉपिक आपकी सारी पढ़ाई यहाँ पे कराई जाएगी, पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। और इसका जो प्लस का, अगर आप एक साल का कोर्स लेते हैं 12 महीने का, यानी वो 1 ईयर का, तो उसकी फीस है 49,500 रुपए। लेकिन इस फीस में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। वहां पे जब भी आप एडमिशन के लिए अनअकैडमी ऐप पे जाएंगे, और ऐप पे जाने के बाद जो यूपीएससी सीएससी का सेक्शन है, आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे प्लस और आइकॉनिक दिखाता है। प्लस पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको एक रिफर कोड मांगेगा। उस कोड पे अगर आप एक कोड डाल देंगे, कोड है SWADEEP स्वदीप, तो आपको इस फीस में 10% डिस्काउंट मिलेगा। 10% डिस्काउंट, यानी आपका एक साल की फीस 44,550 रुपए ही लगेगी, 49,500 की जगह। अगर आप 24 महीने यानी 2 साल के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं कोर्स, यानी 72,000 रुपए इसका फीस होगा। और 10% डिस्काउंट इस पे भी मिलेगा अगर आप इस कोड का यूज करेंगे तो। और ये भी फीस हो जाएगी आपकी 64,800 रुपए। अगर आप 3 साल के लिए ले लेते हैं 3 ईयर का प्लान, यानी उसका फीस है 90,000। इस पे भी अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का, तो इस पे भी 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, फीस होगी 81,000 रुपए। जो 2 और 3 साल का जो फाउंडेशन है, 3 साल का फाउंडेशन उनके लिए है जो अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी का एम रखते हैं, उनका टारगेट यूपीएससी है। तो बेझिझक होकर 3 साल का अपना सब्सक्रिप्शन ले लें। और जो 24 महीने यानी 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है, जो लोग अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, जिनको 2022 में एग्जाम देना है, वो लोग ये 2 साल का ले लें, आराम से करें। और जिनको 21 में देना है, वो तो अभी प्रीलिम्स है। और जिनको 22 में देना है वो ए वाला, और जिनको 22-23 दोनों में देना है ये सब ले सकते हैं। आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी इससे, ठीक है। दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक में देखिए ये सारी चीजें तो मिलेंगी जो प्लस कोर्स वाली हैं, सारी चीजें जो, क्योंकि कंप्लीट रेगुलर क्लासेज होती हैं यहाँ पे, इसलिए रेगुलर कोर्स है। इसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर मिलेंगे आइकॉनिक में, जैसे एक पर्सनल कोच, एक पर्सनल टीचर आपको दिए जाएंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी पे ध्यान देंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे, पूरे स्टडी प्लान के साथ वो आपकी तैयारी कराएंगे। देखेंगे कि आपके पूरी स्ट्रक्चर्ड टॉपिक बाई टॉपिक आपकी तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है। और पर्सनली फीडबैक भी आपको दिया जाएगा कि कहाँ पे आपको क्या सुधार करना है या क्या आप बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। तो आइकॉनिक का जो लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे 12 महीने का या 1 ईयर का, 1 साल का, उसका फीस है 69,500। इस फीस पर भी अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आफ्टर डिस्काउंट 12 महीने का आपकी फीस हो जाएगी 62,550 रुपए। वहीं अगर 24 महीने का जो लोग फीस लेते हैं 2 साल का, 12 महीने उनके लिए है जिनको 2022 का फाउंडेशन देना है, 24 महीने का उनके लिए है जिनको 2023 का यूपीएससी का फाउंडेशन देना है। वो लोग 2023 का एग्जाम देना, उसके लिए ये फाउंडेशन है। और उसका फीस है 1,07,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 96,300 रुपए। और 36 महीने का है 3 साल का, जो लोग अभी 12th में पढ़ रहे हैं, अभी से अगर यूपीएससी का टारगेट किया है तो इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। 1,41,000 फीस है और इसमें भी 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। 1,26,900 में आप 3 साल कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी करिए। और जब भी एडमिशन ले, इस कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा जो स्टूडेंट अब केवल ऑप्शनल विषय का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे, ये भी ले सकते हैं। 1 साल का अगर कोई ऑप्शनल लेता है 1 ईयर का, तो उसकी फीस है 27,500 रुपए। इस पे भी डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10%, यानी 24,750 रुपए लगेगा। जो लोग 2 साल के लिए ऑप्शनल लेंगे उनको उनकी फीस होगी 40,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट, कोड है स्वदीप, 36,000 रुपए लगेंगे। जो लोग 3 साल के लिए ऑप्शनल लेते हैं, वो वही जो लोग 12th में है बिल्कुल ले सकते हैं। उसका उनकी फीस 50,000 रुपए लगेगी और 10% डिस्काउंट 45,000 रुपए। ये सारी चीजें, लेकिन उससे बेहतर है ये प्लस या आइकॉनिक वाला सब्सक्रिप्शन लेने, उसमें सब कुछ में मिलेगा।
ये जो है ये अनअकैडमी का कॉम्बैट है। कॉम्बैट में क्या है कि अनअकैडमी एक टेस्ट सीरीज चला रही है, टेस्ट सीरीज चला रही है उनके लिए जो 2021 में प्री एग्जाम देंगे उनके लिए भी है, और जो नहीं भी देंगे वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं है, ये सबके लिए फ्री है। इसमें सबसे खास बात क्या है कि जिस तरह यूपीएससी एग्जाम लेने के बाद जो रैंकिंग निकालती है पूरा ऑल ओवर इंडिया के स्तर पर, उसी तरीके से इस टेस्ट में जितने भी ऑल ओवर इंडिया लड़के भाग ले रहे हैं, क्योंकि फ्री है, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग भाग ले रहे हैं, तो आप भी ले लीजिए, तो उसमें आपकी रैंकिंग उसी अनुसार निकाली जाएगी। और एग्जाम के पहले ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। करना कुछ नहीं है इनरोल करने के लिए, इसको अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको जाना है, मोबाइल ऐप पे, यहाँ पे जाएंगे तो आपको जो वहाँ पे है यूपीएससी सीएससी का जो सेक्शन है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, इस सेक्शन पे जाएंगे तो यहीं पे आपको अनअकैडमी कॉम्बैट मिलेगा, तो यहीं पे जाके आप इसको इनरोल कर लेंगे। बस इनरोल करते समय आपको एक कोड मांगेगा, तो कोड की जगह पे जो मेरा कोड है स्वदीप, आप डाल देंगे। अगर आप इस कोड को डालते हैं तो आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई फीस नहीं देना, फ्री में। और ये हर संडे संडे होता है, हर संडे का मीन्स हर संडे नहीं, 14 डेज पे, अल्टरनेटिव संडेज पे, ठीक है। और ये जो टेस्ट होगा ये 45 मिनट का टोटल होगा, 60 क्वेश्चन आएंगे और 13 टोटल टेस्ट होंगे, यानी 13 छक 78, 780 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लेंगे पूरे जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री एग्जाम के पहले पहले, ये ध्यान में रखेंगे। अब अगला टेस्ट है इसका 3 जनवरी को 2021 सुबह 11 बजे 11 AM, अल्टरनेटिव संडे, ये ध्यान में रखेंगे। पूरे 6 सेक्शन इसमें क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को पता ही है कि अब यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए 11 जून को है और 6 महीने बचे हुए हैं एग्जाम के लिए। तो इसके लिए अनअकैडमी ने एक बैच शुरू किया है, 28 दिसंबर से बैच शुरू होने वाला है जीएस के लिए, प्रीलिम्स के लिए 6 महीने का, तो बिल्कुल ज्वाइन करिए। और ये बाइलिंगुअल भी है और हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, और इसमें टोटल प्रीलिम्स का आपका यहाँ पे कोर्स कवर कराया जाएगा, पूरा सिलेबस, टॉप एडुकेटर्स पढ़ाएंगे, टेस्ट सीरीज होगा इसमें प्रीलिम्स का विथ एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आगे जब आप प्रीमियर्स क्वालिफाई करा लेंगे तो अनअकैडमी वो भी आपकी पूरा प्रिपरेशन कराएगी। इसी तरीके का ये 6 महीने का बैच, 1 साल का बैच, 2 साल का ये फाउंडेशन बैच है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी चीजें और करना कुछ नहीं, एडमिशन करते समय केवल इसी कोड का ध्यान रखना है आपको, स्वदीप का, ठीक है। ये जो कोड है स्वदीप, इसका आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट में मिल जाएगा और बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। और आइकॉनिक जो अभी मैंने आपको बताया, आइकॉनिक का भी प्राइस अब हाइक होने वाला है, तो आप इसमें भी जल्द से जल्द इसका सब्सक्रिप्शन ले लें, इसको अपग्रेड कर लें। सारी फैसिलिटी इसमें मिलती है जो मैंने आपको बताया था, ये सारा फैसिलिटी इसमें मिलेगा। पर्सनल कोच होंगे तो पर्सनली आपकी तैयारी पे ध्यान देंगे। एक और है, अभी दिसंबर अब खत्म होने वाला है 2020, तो इसके लिए एक ऑफर है अनअकैडमी की तरफ से कि अगर आप जीएस का जो प्लस कोर्स है और इसके साथ ऑप्शनल का जो मैंने आपको फीस अलग से बताया, प्लस और ऑप्शनल का एक साथ कॉम्बो अगर लेते हैं तो टोटल फीस जोड़ के प्लस ऑप्शनल की होती है 77,000 रुपए। लेकिन अनअकैडमी इस समय इस पे छूट दे रही है खुद से, मतलब ये फीस 70,153 रुपए में ही आपका प्लस और ऑप्शनल दोनों हो जाएगा। और ये जो 70,153 है इस पे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड को यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, तो एक्स्ट्रा 10% और, यानी 70,153 में 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सारे चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। एक सेकेंड, ठीक है। और दूसरा जो है आपका आइकॉनिक और ऑप्शनल, इसका भी फीस 97,000 है, लेकिन अनअकैडमी ऑलरेडी इसमें 88,705 छूट दे रही है एक साल के लिए, तो इस पे भी अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इस डिस्काउंट वाले फीस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये ऑफर अभी दिसंबर तक के लिए, जिसको लेना हो जल्द से जल्द ले लें इस कोड का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो मैं रोजाना सुबह आपको 10:30 बजे 10:30 AM पे पढ़ाता हूँ, डेली न्यूज। इस पे क्या है, या जो भी मैं आपको यहाँ पे इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स पढ़ाता हूँ, उस पे क्या है, उसका सोर्स है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्कृत, जनसत्ता और गवर्नमेंट की वेबसाइट, ये सोर्स है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे आप लोगों को 3 चीजें पढ़ाता हूँ, जैसे डेली न्यूज पढ़ाता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स पढ़ाता हूँ हिंदी में,
और एक डिबेट पढ़ाता हूँ राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी को भी हिंदी में। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे डेली न्यूज में, ये देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे, पहला हमारा टॉपिक है मॉक एग के बारे में देखेंगे, क्या है मॉक एग। दूसरा देखेंगे लीजन ऑफ मेरिट, यूएसए लीजन ऑफ मेरिट क्या है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020, लीजन ऑफ मेरिट यूएसए, यानी लीजन ऑफ मेरिट यूएसए क्या है। राष्ट्रीय किसान दिवस के बारे में देखेंगे। एसोचैम एंटरप्राइजेज ऑफ सेंचुरी अवार्ड के बारे में देखेंगे कि किस तरीके का अवार्ड है। और एक देखेंगे चीन का विशाल का रेडियो टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये 6 न्यूज हम लोग आज पढ़ेंगे अपने डेली न्यूज में, एक एक करके देखेंगे। उसके बाद जो हम लोग अपना इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स पढ़ते हैं रोजाना हिंदी में, इसमें आज हम लोग 3 एडिटोरियल देखेंगे। पहला है कोविड-19 के प्रबंधन पर एक रिपोर्ट आया है। ठीक है, भारतीय राजनीति का मुद्दा है, जीएस सेकंड पेपर का आपके, और ये सोर्स है इसका इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। दूसरा हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किलाउआ ज्वालामुखी हवाई, भूगोल का मुद्दा है आपके जीएस फर्स्ट पेपर का, और इसका भी ये भी आर्टिकल है आपका इंडियन एक्सप्रेस का। तीसरा जो आर्टिकल है वो है पूर्व शिक्षण की मान्यता, यानी आरपीएल कार्यक्रम के बारे में, ये गवर्नेंस का मुद्दा है, ये भी आपके जीएस पेपर सेकंड का, और इसका सोर्स है पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का आर्टिकल है। तो ये 3 आर्टिकल हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे हम लोग डिबेट, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का डिबेट, जो कि ओरिजिनल ये डिबेट आता है इंग्लिश में टीवी में, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये हिंदी में लेकर के आ रहा हूं। और आज का इसमें टॉपिक है वैवाहिक बलात्कार और भारतीय न्याय प्रणाली, इंडियन सोसाइटी का ये मुद्दा है जीएस फर्स्ट पेपर का। तो ध्यान से देखेंगे, सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और सारा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं, क्या क्या चीजें हैं आज आपके लिए। पहला टॉपिक है हमारा मॉक एग। क्या है मॉक एग, पहले ये देखिए मॉक एग क्या होता है, ध्यान से पढ़ेंगे। और बहुत ही आसान शब्दों में ये लिखे हुए हैं, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही पॉइंट वाइज मैं हिंदी में आप लोगों के लिए लेकर इसे आता हूं कि आसानी से क्लास सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। उसके बाद इसका पीडीएफ जब मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा तो यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा। आप लोग इसको जरूर फॉलो कर लेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल को और मेरे सन एकेडमी के प्रोफाइल लिंक को, दोनों को फॉलो कर लेंगे और ये जरूर ध्यान में रखेंगे। तो चलिए देखिए मॉक एग क्या है। हाल ही में आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों की एक टीम ने, कहां के, आईआईटी दिल्ली के, प्लांट आधारित मॉक एग के नवाचार के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक्सेलरेटर लैब इंडिया द्वारा आयोजित एक नवाचार प्रतियोगिता जीती है, यानी इनोवेट 4 एसडीजी। क्या है, आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिक हैं, उनकी एक टीम है जिन्होंने यूएनडीपी का एक कार्यक्रम है, और उसके लिए यूएनडीपी का एक कार्यक्रम है, एक प्रतियोगिता यूएनडीपी द्वारा आयोजित की जाती है, जो कि यूएनडीपी के किसके द्वारा, एक्सेलरेटर लैब इंडिया के द्वारा आयोजित की जाती है प्रतियोगिता। और ये अभी जीती है आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों की टीम ने। और ये प्रतियोगिता किसके लिए है, प्लांट आधारित मॉक एग के, एक नया खोज है, नया आविष्कार है, प्लांट आधारित मॉक एग क्या है, इसके बारे में एक एक करके देखते हुए चलिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या खास है इसमें, एक एक पॉइंट आप देखेंगे। पहले तो इसका संवैधानिक प्रावधान देख लीजिए क्या होता है। यूएनडीपी एक्सेलरेटर लैब इंडिया भारत में कुछ प्रमुख मुद्दे, ये जो यूएनडीपी एक्सेलरेटर लैब इंडिया है, ये भारत के कुछ मुद्दे जैसे वायु प्रदूषण, सतत जल प्रबंधन आदि का समाधान जैसे नए विचारों के माध्यम को करने की कोशिश कर रही है, जो यूएनडीपी की एक्सेलरेटर लैब इंडिया है। और नवाचार करने वाली विजेता टीम, नवाचार मतलब जो नए खोज करते हैं, नए आविष्कार करते हैं, उनके लिए है, नए विचार जो लाते हैं। नवाचार करने वाली जो विजेता टीम है आईआईटी दिल्ली के जो साइंटिस्ट हैं, उनको पुरस्कार के रूप में $5000 भी प्रदान किए गए हैं। किसके क्षेत्र में, इनको मॉक एग के लिए दिया गया है। क्या है मॉक एग, अभी आगे देखेंगे आराम से एक एक पॉइंट। मॉक एग क्या है, पहले ये देखिए क्या होता है मॉक एग। इसका विकास बहुत ही सरल तरीके से कृषि फसलों से किया गया है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। जो मॉक एग है, इसका विकास
कृषि में जो कृषि फसल होते हैं उनके द्वारा इसको तैयार किया गया है मॉक एग को। और इसमें बहुतायत मात्रा में प्रोटीन है और अंडे के समान स्वाद है इसका। एक मॉक एग लिखा है तो वही है, लेकिन ये क्या है, कृषि फसलों से तैयार किया गया है, ये ध्यान में रखेंगे। और इसका स्वाद भी बिल्कुल अंडे के समान है और उसी की तरह दिखने के साथ ही यह पोषण संबंधी विशेषता में भी पोल्ट्री अंडे के समान है। ये बिल्कुल पोल्ट्री अंडे के समान है। प्रोटीन, विशेषता, पोषण की जो मात्रा है सब कुछ उसमें सेम सेम है। बस खास बात यह है कि आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने जो बनाया है ये कृषि फसलों से बनाया है और इसमें उतनी ही प्रोटीन पाई जाती है जितनी की पोल्ट्री अंडे में। मॉग एक आहार के बारे में देखिए क्या है मॉग एक आहार। इसको आहार में कि विशिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और शुद्ध शाकाहारी लोगों की प्रोटीन की आवश्यकताओं की ये पूर्ति करेगा। क्योंकि अंडे को जो शाकाहारी लोग हैं वो जो पोल्ट्री के अंडे हैं, जो मुर्गियों के अंडे होते हैं वो नहीं खाते हैं। तो जो शाकाहारी लोग हैं उनको अगर प्रोटीन की आवश्यकता है, क्योंकि अंडे में प्रोटीन ज्यादा होता है, जो उसका व्हाइट वाला पार्ट होता है उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है और जो येलो पार्ट होता है उसका उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। तो जो व्हाइट पार्ट है उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, तो जो शाकाहारी लोग हैं वो नहीं खाते हैं। तो उनको जो शाकाहारी लोग हैं उनकी प्रोटीन की आवश्यकताओं को की पूर्ति करेगा मॉक एग आहार के रूप में। आगे देखिए और क्या क्या खास बात है और मॉक एग के बारे में क्या कह रहा है। ये देखिए इस तरीके का दिखेगा आपको। क्या है, बिल्कुल ऐसा। टीम ने फलों और सब्जियों का उपयोग करके संयंत्र आधारित चिकन और मछली के मांस के सादृश्य उत्पाद भी विकसित किए हैं। और ये जो टीम है ये अंडा ही नहीं, इन्होंने फलों और सब्जियों का उपयोग करके संयंत्रों के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या किया है कि चिकन और मछली के मांस के जैसा ही उत्पाद वेजिटेरियन इन्होंने विकसित किए हैं कि जो शाकाहारी लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए बेहतरीन है कि पूरा वेज से बना हुआ, फल सब्जियों से बना हुआ है। आगे देखिए, प्लांट आधारित एक खाद्य पदार्थ जो कि अंडे, मछली और चिकन के समान है, लोगों को कुपोषण से निपटने और स्वच्छ प्रोटीन युक्त भोजन की प्राप्ति के उद्देश्य से विकसित किए गए हैं। इसलिए मॉक एग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे इस बार के लिए। ठीक है ना, कि जो भी वेजिटेरियन लोग हैं, जो अंडे, मछली, चिकन ये सब नहीं खाते हैं और जो कुपोषण की समस्याएं फैल रही हैं उन सब से निपटने में बहुत ही फायदेमंद है, उसके उद्देश्य से इसको विकसित किया गया है। ठीक है, तो जरूर ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लीजन ऑफ मेरिट। क्या है लीजन ऑफ मेरिट, ये देखिए क्या है अगला टॉपिक, लीजन ऑफ मेरिट यूएसए। लीजन ऑफ मेरिट यूएसए क्या कह रहा है कि अभी जो अमेरिका है, अमेरिका ने जो उसके क्वाड देश हैं, जैसे क्वाड देश में 4 देश है ना, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को भी नया नया शामिल किया गया है। इनके प्रधानमंत्रियों को लीजन ऑफ मेरिट से अमेरिका ने सम्मानित किया। एक तरीके का एक सम्मान है लीजन ऑफ मेरिट, जिसको अमेरिका ने सम्मान किया है क्वाड देशों के प्रधानमंत्रियों को। क्या है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। तो ये है लीजन ऑफ मेरिट का मेडल और ये एक सम्मान है जिसको अमेरिका ने किया है भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों को। आपको पता हो कि ये सभी क्वाड देशों में शामिल है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। और जो मैं शाम को रोजाना 4 बजे पढ़ाता हूँ 4 PM पे अनअकैडमी ऐप पे, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक दिन ये भी आएगा। ठीक है, तो आज भी शाम को 4 बजे है, तो जरूर आप लोग आइएगा वहां पे क्लास लेने। और ये सभी 4 देश और इन चारों देशों के बारे में वर्ष 2017 से क्वाड समूह को उपयोगी बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। और क्वाड समूह इंडो पैसिफिक रणनीति का हिस्सा है। इंडो पैसिफिक, ये चारों देश क्वाड समूह में आते हैं। ये जो इंडो पैसिफिक रेंज एरिया है वहां पे ये चारों देश एक साथ समुद्री अभ्यास या इन चीजों को करते हैं। और इसका उद्देश्य है इस क्षेत्र में, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, चीन के बढ़ते प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए चारों देश एक साथ मिल करके, इसलिए ध्यान में रखेंगे। और इस पुरस्कार के अब इस पुरस्कार के संबंध में पढ़िए क्या कह रहा है। ये जो लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार है कि यूएसए के सर्वोच्च सैन्य चिन्हों में से
इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1942 में पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा की गई थी। यह यूएसए का सर्वोच्च सैन्य चिन्हों में से एक खास पुरस्कार है। 1942 में इसकी स्थापना की गई थी अमेरिका में, और वहां के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट किए थे, जो उस समय प्रधानमंत्री थे। और यह पुरस्कार यूएसए के सशस्त्र बलों के सदस्यों और विदेशी यानी गैर यूएसए सशस्त्र बलों के सदस्यों के साथ कभी कभी राज्य या सरकार के प्रमुखों को भी प्रदान किया जाता है। इसीलिए इन तीनों देशों के प्रधानमंत्रियों को अमेरिका ने यह दिया है। यह पुरस्कार विदेशियों को, यह जो लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार है, विदेशियों को 4 श्रेणियों में दिया जाता है। एक मुख्य कमांडर, दूसरा कमांडर, तीसरा अधिकारी और चौथा सेनापति। इन 4 लोगों को दिया जाता है। अमेरिका विदेशियों को इन 4 श्रेणियों में प्रदान करता है, ये ध्यान में रखेंगे। और अभी के पूर्व यह पुरस्कार 2 भारतीयों को दिया गया। अभी तो दिया गया भारतीय प्रधानमंत्री को, और इसके पूर्व यह पुरस्कार 2 भारतीयों को प्रदान किया गया है। वर्ष 1950 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा और वर्ष 1955 में जनरल एस.एम. श्रीनागेश को दिया गया है। और वर्तमान में पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? भारतीय प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार भारत अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका के लिए दिया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी जी को, ध्यान में रखेंगे। और देखिए लीजन ऑफ मेरिट के बारे में और क्या कह रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है कि यह पुरस्कार भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयासों को मान्यता देता है, जो भारत अमेरिका सामरिक साझेदारी के संबंधों में परिलक्षित भी होता है। और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को वैश्विक चुनौतियों को संबोधित करने और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया गया। यहाँ पे बताया कि भारत को क्यों दिया गया, यहाँ पे बताया अमेरिका को क्यों दिया गया, और यहाँ पे बता रहा है कि जापानी प्रधानमंत्री को स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के लिए नेतृत्व और दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु यह पुरस्कार जापान को दिया है अमेरिका ने। इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के बारे में। क्या कह रहा है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020। ठीक है, क्या है, ध्यान से पढ़िए इसके बारे में। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का उद्घाटन किया है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में एक समृद्ध विरासत है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। इसको शॉर्ट में रखेंगे हम लोग IISF, यानी इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2020। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन तरीके से इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। और इस पे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास जो साइंस और टेक्नोलॉजी और उसमें और भी जो नए खोज हो रहे हैं, जो नए विचार है, उसमें एक भारत एक ठीक ठाक और भारत के पास एक समृद्ध विरासत है। और भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक रहे हैं। और भारत के जो वैज्ञानिक हैं वो अनुसंधान के खोज के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक रहे हैं सबका। और वैश्विक समस्याओं को हल करने में हमारा तकनीक उद्योग सबसे आगे भी, और वैश्विक और विश्व स्तर पे भी जो समस्याएं आती हैं, तो जो हमारा टेक्नोलॉजी उद्योग है, हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी का, वो इसमें सबसे आगे है। और हालांकि अभी भी बहुत कुछ किया जाना इस मामले में बचा हुआ है। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। IISF के बारे में जान लीजिए, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी तथा यह मुख्य तौर पर भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करता है। और इस महोत्सव का लक्ष्य आम जनता को विज्ञान के महत्व से अवगत कराना व इस तथ्य को रेखांकित करना है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी STEM, STEM, स्टीम यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग और एम से मैथमेटिक्स। तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित किस प्रकार हमारे जीवन को बेहतर बनाने हेतु सरल समाधान प्रदान करते
हैं। इस टीम के बारे में हमारे भारत की आम जनता को जागरूक करना, और यह महोत्सव युवाओं को वैज्ञानिक ज्ञान और रचनात्मक सोच जैसे कौशल से युक्त करने के महत्व को भी प्रदर्शित करता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है राष्ट्रीय किसान दिवस। इसके बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस के बारे में अभी 23 दिसंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय किसान दिवस क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। समाज के विकास में किसानों के योगदान को रेखांकित करने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन किया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि हमारे भारतीय समाज के विकास में किसानों के योगदान को बताने के लिए। अब भारत गांवों का देश है, जहां की अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि पर निर्भर है, और ऐसे में राष्ट्रीय किसान दिवस भारत के आम नागरिकों को किसानों की समस्याओं को जानने, उन पर वार्ता करने का अवसर प्रदान करती है। इसलिए मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को भारत में। और यह दिवस भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। और चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में हुआ था, और इसीलिए इन्हीं के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। और प्रधानमंत्री के तौर पर चरण सिंह का कार्यकाल अल्प अवधि का रहा है, और वे 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तथा केंद्र सरकार में भी कई मंत्री पदों पर उन्होंने कार्य किया है। साथ ही महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, और उन्हें उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम का प्रधान वास्तुकार भी माना जाता है। इसी वजह से इनकी जयंती 23 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और चरण सिंह ने जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार, किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित कई पुस्तकें भी लिखी हैं। और किसानों के कल्याण में चौधरी चरण सिंह के योगदान को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2001 में इस दिवस की शुरुआत की थी। 2001 में राष्ट्रीय किसान दिवस की शुरुआत की गई थी, इन्हीं के उपलक्ष्य में, ध्यान में रखेंगे। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एसोचैम एंटरप्राइजेज ऑफ सेंचुरी अवार्ड। ये क्या है एसोचैम? आप लोग एसोचैम के बारे में सुने होंगे। एसोचैम एंटरप्राइजेज ऑफ सेंचुरी अवार्ड के बारे में ध्यान से देखिए क्या है। बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनिए, क्लियर होगा। हाल ही में एसोचैम के स्थापना सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में, अभी इसका स्थापना सप्ताह चल रहा है, और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने टाटा समूह को एसोचैम एंटरप्राइजेज ऑफ सेंचुरी अवार्ड प्रदान किया है, अभी, जो कि टाटा समूह की ओर से देश के प्रमुख उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा द्वारा प्राप्त किया गया है। अभी रतन टाटा को दिया गया है एसोचैम अवार्ड। एसोचैम अवार्ड जो है वो उद्योग के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसमें क्या है कि अभी एसोचैम एंटरप्राइजेज ऑफ सेंचुरी अवार्ड प्रदान किया गया है टाटा समूह को, टाटा ग्रुप को, और टाटा ग्रुप के जो पूर्व अध्यक्ष है रतन टाटा जी, जो देश के प्रमुख उद्योगपति रहे हैं, उनको ये दिया गया है। और ध्यातव्य है कि एसोचैम ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए, और एसोचैम की स्थापना का 100 वर्ष पूरे होने पे ये किया गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी एसोचैम, एसोचैम क्या है? भारतीय वाणिज्य और उद्योग का जो मंडल है पूरे, उसको एसोचैम कहते हैं। भारत के सबसे बड़े व्यापार संघों में से एक है, ठीक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1920 में भारतीय उद्योग के मूल्य के सृजन हेतु की गई थी, एसोचैम का। तो और आगे देखिए एसोचैम के बारे में। एसोचैम ने देश के व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक वातावरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की है। और इसके अलावा रतन टाटा को भारत तथा इजराइल के बीच एकता, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी FIICC द्वारा फिक द्वारा फेडरेशन ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस के खिताब से भी सम्मानित किया गया है। ये सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है चीन का विशालकाय रेडियो टेलीस्कोप। चीन का विशालकाय रेडियो टेलीस्कोप, चीन ने एक विशालकाय रेडियो टेलीस्कोप खोलने की भी घोषणा की है। इसके बारे में क्या खास है ये पढ़िए। प्यूर्टो रिको द्वीप पर स्थित अरेसीबो वेधशाला के पतन के बाद, ठीक है,
ऐसा एक था प्यूर्टो रिको द्वीप पर। उसका जब पतन हो गया तो उसके बाद चीन ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप को खोलने की घोषणा की है। और चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत गुइझोउ के पिंगटांग काउंटी में स्थापित चीन का 500 मीटर एपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप, जिसका नाम फास्ट है, 500 मीटर एपर्चर और स्पेक्ट्रिकल टेलीस्कोप, इस मतलब फास्ट, विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है, जिसका निर्माण कार्य वर्ष 2016 में पूरा हो गया था। अब इसको खोलने की घोषणा किया है चीन, और इसका क्या है कि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। फास्ट जैसे रेडियो टेलीस्कोप एंटीना और रेडियो रिसीवर की सहायता से इससे क्या होगा, ब्रह्मांड में रेडियो स्रोतों जैसे तारे, आकाशगंगा और ब्लैक होल आदि से आने वाली रेडियो तरंगों का पता लगाते हैं। और इन विशालकाय उपकरणों का उपयोग अंतरिक्ष में रेडियो सिग्नल भेजने के लिए भी किया जाता है। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब यहां से हम लोग अपना आर्टिकल पढ़ेंगे। ये हमारा पहला आर्टिकल है आज जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ये पहला आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। ये है आज का हमारा पहला आर्टिकल, जिसका नाम है कोविड-19 के प्रबंधन पर एक रिपोर्ट जारी की गई। यहाँ हाल में ही अभी हमारा पहला आर्टिकल है। क्यों है चर्चा में, ये देखिए। और ये आर्टिकल है आपका इंडियन एक्सप्रेस का। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रबंधन को लेकर गृह मामलों की संसदीय समिति ने, ठीक है, जो गृह मामलों की संसदीय समितियां होती हैं, आपने पढ़ा होगा, अस्थायी समितियां, ये सब जो समिति होती हैं, तो गृह मामलों की संसदीय समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की है? कोविड-19 के प्रबंधन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है गृह मामलों की संसदीय समिति ने। क्या, ध्यान से देखिए क्या है रिपोर्ट में। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुल 4 पहलुओं का विस्तृत मूल्यांकन किया है। ठीक है, ये जो संसदीय समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, इनमें कुल 4 पहलुओं का विस्तृत मूल्यांकन किया, जैसे तत्परता का, स्वास्थ्य और संरचना का, सामाजिक प्रभाव का, आर्थिक प्रभाव का। और एक तत्परता दोबारा आ गया है, ये नहीं होगा, ठीक है। ये 4 प्रभावों का ही मूल्यांकन किया है। ये दोबारा टाइपिंग में मिस्टेक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अभी तत्परता इस सब में क्या क्या रिपोर्ट आया है सब देखिए। पहले तो इससे समस्या क्या है, इससे जुड़ी हुई समस्याएं क्या है और फिर समाधान क्या है, ये देखिए क्या कह रहा है। क्या है समस्या कि समय रहते जिला स्तर पर भोजन, आश्रय और अन्य सुविधाओं से संबंधित दिशा निर्देशों तथा सूचनाओं की कमी के कारण प्रवासी मजदूरों के बीच चिंता और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया है। कोविड-19 की समस्या, जिससे वे अपने गृह राज्य की ओर पुनः प्रवासन करने लगे, और इस पूरी प्रक्रिया में प्रवासी मजदूर, कारखाना मजदूर, दिहाड़ी मजदूर सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इसका समाधान क्या है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत महामारी रोकथाम के लिए एक राष्ट्रीय योजना और दिशा निर्देश तैयार किए जाने की आवश्यकता है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के तहत एक विशिष्ट विंग का गठन किया जाना चाहिए, जिसके पास महामारी से निपटने की विशेषज्ञता हो और जो सार्वजनिक क्षेत्र, कारपोरेट्स, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों के साथ सरकार की साझेदारी के निर्माण में अग्रणी भूमिका भी अदा करे, और भविष्य में इस तरह के संकट के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया के लिए केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समन्वय हेतु एक प्रभावी संस्थागत तंत्र की भी आवश्यकता है। और क्या क्या समस्या है इससे संबंधित? वो तो त्वरित समस्या थी, अब ये स्वास्थ्य अवसंरचना की समस्या है। वो जो 4 टॉपिक है उन पे, तो वो तो त्वरित थी। अब स्वास्थ्य अवसंरचना से समस्या क्या है कि निजी और सार्वजनिक अस्पतालों में आईसीयू बेड की असंगतता एक बड़ी समस्या है स्वास्थ्य क्षेत्र में। ये संसदीय समितियों ने रिपोर्ट दिया है। जिन निजी अस्पतालों में बेड उपलब्ध है, वे या तो भौगोलिक रूप से आम लोगों की पहुंच से बाहर है या फिर अपेक्षाकृत काफी महंगे हैं। और कई निजी अस्पतालों में ओवर चार्जिंग यानी अधिक शुल्क लेने, कैशलेस सुविधा न प्रदान करने, उपभोग की वस्तुओं जैसे पीपीई किट और मास्क आदि के लिए अलग से शुल्क वसूलने आदि की समस्याएं भी देखी गई हैं। तो ये स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं। इससे जुड़ा हुआ समाधान क्या है स्वास्थ्य संरचना से, ये देखिए।
समिति ने सुझाव दिया है कि इस समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम बनाया जाना चाहिए, जो कि निजी अस्पतालों की जांच और उन पर नियंत्रण में सरकार के प्रयासों का समर्थन कर सके और दवाओं की कालाबाजारी पर लगाम लगा सके और उत्पाद मानकीकरण भी सुनिश्चित कर सके। समिति का सुझाव है कि बीमा दावों को लेकर देश भर के सभी अस्पतालों के नियामक पर्यवेक्षण कराए जाने की भी आवश्यकता है और इसके तहत बीमा कवरेज वाले सभी लोगों के लिए कोविड-19 उपचार को कैशलेस बनाने का लक्ष्य होना चाहिए। ये इसके लिए इसके तहत समाधान है। जो तीसरी रिपोर्ट आई वो है सामाजिक प्रभाव। ये समिति ने क्या कहा, सामाजिक प्रभाव क्या समस्या रहा है इस पे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में अंतर राज्य प्रवासी कामगार यानी रोजगार और विनियमन और सेवा शर्त जिसमें है अधिनियम 1979 के अप्रभावी क्रियान्वयन को एक बड़ी समस्या बताया है और देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों के निवास स्थलों की पहचान करने और उन तक राहत पहुंचाना एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि केंद्र अथवा राज्य सरकार के पास प्रवासी श्रमिकों से संबंधित कोई आंकड़े भी उपलब्ध नहीं थे। तो ये कोविड-19 प्रबंधन पे जो रिपोर्ट आई है संसदीय समितियों की, उसकी ये समस्या थी जो सामाजिक प्रभाव के मुद्दे में थी। अब सामाजिक प्रभाव का समाधान क्या कहा है समितियों ने, इसका कैसे समाधान हो सकता है कि जो भी नीति निर्माता हैं, जो भी इन सब के लिए नीतियां बनाते हैं, इनको जल्द से जल्द प्रवासी श्रमिकों से संबंधित एक राष्ट्रीय डेटाबेस लॉन्च करना चाहिए, एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना चाहिए जिससे पता चल सके कि कितने प्रवासी लोग, कितने प्रवासी मजदूर हैं जिनका कोई डाटा भी अवेलेबल नहीं है, ताकि महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को अति शीघ्र राहत प्रदान किया जा सके। और इस डेटाबेस के तहत प्रवासी मजदूरों के स्रोत और गंतव्य, उनके रोजगार तथा कौशल की प्रकृति आदि से संबंधित विवरण भी शामिल किया जा सके उसी डेटाबेस में। और यह भविष्य में महामारी जैसी समान आपातकालीन परिस्थितियों में प्रवासी श्रमिकों के नीति निर्माण में मदद करेगा। अगर उनका डेटा तैयार हुआ तो उनके बारे में जानने में, उनके बारे में कुछ योजना बनाने में गवर्नमेंट के लिए और भी आसान होगी। और सामाजिक प्रभाव में क्या कह रहा है और इसके उसमें कि समिति के मुताबिक जब तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक देश एक राशन कार्ड योजना पूरी तरीके से लागू नहीं हो जाती, तब तक राशन कार्डों के अंतर राज्य संचालन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और मिड डे मील योजना को शुरू किया जाना चाहिए, जो भी बंद है स्कूलों में आज के दौर में कोविड की वजह से। और जब तक स्कूल न खुल जाएं तब तक यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्थानीय प्रशासन समय पर राशन भत्ता उपलब्ध कराएगी। ये सब समाधान होना चाहिए जो सामाजिक प्रभाव पर है। अगला जो रिपोर्ट था आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव की समस्या के बारे में क्या कहा है समिति ने कि सरकारी योजनाओं का खराब क्रियान्वयन, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो खराब तरीके से काम कर रही हैं। ऋण वितरण में जो इसके लिए देना है उसमें विलंब हो रहा है। लॉकडाउन के कारण रोजगार का नुकसान और आय में भारी गिरावट के चलते निजी खपत में काफी कमी भी आई है। इससे संबंधित सुझाव क्या है कि अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने और महामारी से प्रभावित क्षेत्रों, विशेष रूप से एमएसएमई का आर्थिक पुनरुद्धार सुनिश्चित करने के लिए और अधिक सरकारी योजनाओं एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इन सारे चीजों का आप लोग ध्यान में रखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, आगे देखिए। अब संसदीय समितियां जो रिपोर्ट देती हैं इनके बारे में बात देख लीजिए। संसदीय समितियां कि संसद के विभिन्न कार्यों को प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए संसदीय समितियों को एक माध्यम के तौर पर प्रयोग किया जाता है और इन समितियों में विभिन्न दलों के सांसदों के छोटे छोटे समूह होते हैं जिन्हें उनकी व्यक्तिगत रुचि और विशेषता के आधार पर बांटा भी जाता है। और दो समितियां होती है, स्थायी समितियां, अस्थायी समितियां, तदर्थ समितियां। आमतौर पर संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। आगे देखिए और क्या कह रहा है। जैसे अस्थायी समितियां होती हैं एक अनवरत प्रकृति की होती हैं, अर्थात इनका कार्य सामान्य लेकिन निरंतर चलता रहता है और इन्हें निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे वित्तीय समितियां, विभागीय स्थायी समितियां और सदन के दिन प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित गतिविधियां। दूसरा जो अस्थायी समितियां, तदर्थ समितियां, उनके बारे में कि तदर्थ समितियां अस्थायी प्रकृति की होती हैं और उन्हें सौंपे गए विशिष्ट कार्य की समाप्ति के बाद इन समितियों को समाप्त कर दिया जाता है। इसलिए अस्थायी होती है, जो अस्थायी होती है वो अनवरत अपना कार्य करती हैं। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था, आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है किलाउआ ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप पे है
उसके बारे में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। ये भूगोल का आर्टिकल है, भूगोल का आर्टिकल है। और खिला हुआ ज्वालामुखी हवाई, अभी इसके यहाँ अभी इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिस वजह से उस एरिया में 4.4 की तीव्रता का भूकंप आया है, इसीलिए चर्चा में है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में हवाई के बिग आइलैंड के, हवाई में है, हवाई द्वीप पे बिग आइलैंड में स्थित है खिला हुआ ज्वालामुखी, ठीक है। और में विस्फोट होने के कारण 4.4 तीव्रता का वहां पे भूकंप आया है। तो आप देख लेंगे, आप मैप में देख रहे होंगे, ये जो रेंज है यही रेंज है, ये जो द्वीप है हवाई द्वीप है, ये यहीं पे। आगे देखिए अब इस ज्वालामुखी के बारे में क्या खास है, क्योंकि वहां पे भूकंप आया तो ऐसी चीजें हुई, तो क्या कह रहा है, क्या क्या खास है खिला हुआ ज्वालामुखी के बारे में पढ़िए। किलाउआ, जिसे माउंट किलाउआ यानी हवाई में अधिक फैलने वाला, ये द्वीप हवाई में सबसे ज्यादा फैला हुआ है, तो माउंट किलाउआ द्वीप भी कहा जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग पर हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान में यह स्थित है। और किलाउआ के पश्चिमी और उत्तरी ढलान इसके पास के ज्वालामुखी मोनालोवा के साथ विलय होते हैं। इसके पास में एक ज्वालामुखी है मोनालोवा, और इसके पश्चिमी और उत्तरी ढलान पे ये दोनों विलय हो जाते हैं आपस में, और इसे विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में स्थान प्राप्त है किलाउआ को, तथा इसका आकार गुंबद के समान है, ठीक है। और क्या कह रहा है किलाउआ के बारे में, किलाउआ के बारे में, ज्वालामुखी का 4090 फुट यानी 1250 मीटर से शिखर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण लगभग 3 मील यानी 5 किलोमीटर लंबा, 2 मील यानी 3.2 किलोमीटर चौड़ा तथा 4 वर्ग मील यानी 10 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र वाले एक काल्डेरा का निर्माण हुआ है इसकी वजह से। और काल्डेरा जो होता है, काल्डेरा क्रेटर, क्रेटर जो होता है ये ज्वालामुखी शंकु के जो ऊपर पे होता है, सामान्यतः कीप के आकार की जो गर्तनुमा आकृति होती है। मान लीजिए अगर ये आप इसको ज्वालामुखी समझते हैं, अगर ये पूरा ज्वालामुखी है, तो ये जो ऊपर का भाग है ना, ये इसी को क्रेटर कहते हैं, ठीक है। तो काल्डेरा जो है वो क्रेटर का ही विस्तृत रूप है, यानी जैसे यहाँ पे आपको बताया कि इतना एरिया, इतना मीटर इसका क्षतिग्रस्त हो गया है, मान लीजिए ये इतना हिस्सा इसका क्षतिग्रस्त होकर ये टूट गया क्रेटर, तो ये जो हिस्सा बड़ा वाला बचा क्षतिग्रस्त होके, इसी को काल्डेरा कहते हैं, ठीक है। उसी का क्षतिग्रस्त रूप है, विस्तृत रूप है, बड़ा रूप है। और यह क्रेटर में धसाव, देखिए क्रेटर में जब धसाव होगा तो बड़ा होगा, अथवा विस्फोट उद्गार से निर्मित स्थल रूप माना जाता है। मतलब जब क्रेटर में भी विस्फोट हो गया तो ये टुकड़ा टूट गया, तो ये जो हिस्सा है उसी को काल्डेरा। और क्रेटर के धसाव से उसका आकार बड़ा हो जाता है, वह काल्डेरा का निर्माण होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। वैसे भी आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ज्वालामुखी के बारे में, तो ये सब पता है। विस्फोट की जो घटनाएं हैं इस पे ये देखिए। काल्डेरा 19वीं शताब्दी के दौरान और 20वीं शताब्दी के शुरुआती भाग में लगभग निरंतर सक्रिय रहने वाला स्थल था यहाँ पे किलाउआ में। और किलाउआ में वर्ष 1952 से अब तक लगभग 34 बार विस्फोट हो चुके हैं। और ज्वालामुखी के पूर्वी रिफ्ट जोन के साथ वर्ष 1983 से 2018 तक विस्फोट की गतिविधि लगभग जारी ही रही है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे क्या क्या कह रहा है। अब ये आपने किलाउआ के बारे में पढ़ लिया, तो अब ज्वालामुखी की चर्चा हो रही है, तो भारत में भी कौन कौन से ज्वालामुखी हैं ये भी पढ़ लीजिए। भारत में है बैरन द्वीप, ठीक है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान द्वीप पर है, और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप पे जो है, ठीक है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी, ध्यान में रखेंगे, अंडमान द्वीप समूह का है। अगला है नारकोंडम, ये भी अंडमान द्वीप समूह पे है। बारातांग ज्वालामुखी अंडमान द्वीप समूह पे। अगला है डेक्कन ट्रैप ज्वालामुखी, ये महाराष्ट्र में है। एक है धिनोधर हिल्स ज्वालामुखी, भी गुजरात पे। और एक है धोसी हिल्स, ये है हरियाणा में। ये सब सक्रिय नहीं है, भारत में मात्र एक बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, यही एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब ज्वालामुखी की बात हो रही है तो ज्वालामुखी के बारे में कुछ पढ़ लीजिए। क्या होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का संबंध, वैसे आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, फिर भी यहां पे देख लीजिए कि ज्वालामुखी का संबंध पृथ्वी के अंतर्जात बल से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक संचलन से है।
और इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक परतों में पेरिडोटाइट के गलन की मैग्मा की उत्पत्ति होती है। जब यही मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है तो उसे लावा कहा जाता है, और इस क्रिया के अंतर्गत लावा के अतिरिक्त गैस, राख व तरल पदार्थ भी पृथ्वी की सतह पर आते हैं। ठीक है, और इस प्रकार मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर उद्गार तक संपूर्ण क्रिया को ज्वालामुखीयता या वल्केनिज्म कहा जाता है। वल्केनो मींस होता है ज्वालामुखी। तो आप ये देख सकते हैं ये सारी चीजें। और क्या कह रहा है इसमें ज्वालामुखी के बारे में कि ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन जैसी कई अन्य गैसें भी निकलती हैं। और ज्वालामुखीता के कारण क्या होते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन के फलस्वरूप अत्यधिक तापमान के कारण संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है, जो प्लेटों के संचलन हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। जब रेडियो एक्टिव तरह का विघटन होता है तो पृथ्वी के सतह पे प्लेट है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो उनके संचलन से संवहन धाराएं जो उतरती हैं उसी की वजह से ज्वालामुखीता होती है। आगे देखिए और क्या कह रहा है। संवहन धाराओं के प्रभाव से प्लेटों में अपसारी, अभिसारी व समानांतर प्लेट संचलन संपन्न होता है, किंतु ज्वालामुखीता से केवल अपसारी व अभिसारी प्लेट संचलन का ही संबंध है। ज्वालामुखी का जब वो होता है विघटन तो उसपे अपसारी और अभिसारी प्लेट, इन प्लेटों के बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। अपसारी प्लेट सीमांत पर प्लेटों के एक दूसरे के विपरीत संचलन से भ्रंशन की क्रिया के फलस्वरूप दाब में कमी के कारण शांत दरार प्रक्रिया की ज्वालामुखी की क्रिया भी संपन्न होती है, और फलस्वरूप महासागरीय बेसिन पर ही जहां बेसाल्ट लावा से महासागरीय कटक का निर्माण होता है, वहीं महाद्वीपीय क्षेत्र पर बेसाल्टिक पठार का विकास भी होता है। आगे देखिए। और अभिसारी प्लेट सीमांत पर अत्यधिक घनत्व वाली प्लेट का कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षेपण से तापमान व दाब की अधिकता के कारण मैग्मा की उत्पत्ति होती है, और यही मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आ जाता है, और फलस्वरूप महाद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत और महासागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी द्वीप का फिर निर्माण होता है। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था, ध्यान में रखेंगे। अगला जो हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे वो है पूर्व शिक्षण की मान्यता यानी आरपीएल कार्यक्रम। रिकॉग्नाइजिंग ऑफ प्रियर लर्निंग, आरपीएल का फुल फॉर्म है रिकॉग्नाइजिंग ऑफ प्रियर लर्निंग। ध्यान में रखेंगे क्या कह रहा है ये देखिए। पूर्व शिक्षण की मान्यता यानी आरपीएल कार्यक्रम क्या है, एक एक करके देखते हैं क्यों चर्चा में है, ये देखते हुए चलते हैं पॉइंट बाय पॉइंट क्यों है चर्चा में। क्या कह रहा है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय यानी एमएसडीई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसडीई कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जो है, और पंचायती राज विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज डीओपीआर, अभी डीओपीआर और एमएसडीई का शॉर्ट फॉर्म ही आएगा आगे आर्टिकल में, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि एमएसडीई का मतलब कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के बारे में, और डीओपीआर का मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज यानी पंचायती राज विभाग के बारे में बात हो रही है। तो एमएसडीई और डीओपीआर साथ मिलकर किसके लिए, श्रमिकों हेतु क्या, पूर्व शिक्षण की मान्यता यानी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रियर लर्निंग आरपीएल नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। क्लियर, क्या कह रहा है, एमएसडीई और डीओपीआर ये एक साथ मिलकर क्या कह रहे हैं, किनके लिए, श्रमिकों के लिए। श्रमिकों के लिए क्या कर रहे हैं, पूर्व शिक्षण की मान्यता श्रमिकों को यानी रिकॉग्नाइजिंग ऑफ प्रियर लर्निंग नामक एक विशेष कार्यक्रम का शुरुआत कर रहे हैं। क्या, इसमें आगे देखिए। एमएसडीई के आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और एक ज्ञान जागरूकता संकल्प यानी संकल्प क्या है, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन संकल्प योजना के तहत कार्यान्वित इस कार्यक्रम की शुरुआत वाराणसी तथा चंदौली में की गई है। और एमएसडीई और डीओपीआर जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, किसके तहत कर रहे हैं, संकल्प के तहत।
संकल्प के तहत ये योजना चल रहा है, जिसकी शुरुआत कहां पे हो चुकी है? वाराणसी और चंदौली जैसे जिलों में इसकी शुरुआत की जा चुकी है। तो आगे देखिए और इसके बारे में क्या कह रहा है। पहले आप आरपीएल कार्यक्रम के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिए, क्या होता है आरपीएल कार्यक्रम। ये देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य कौशल विकास कार्यक्रमों के बेहतर नियोजन और कार्यान्वयन के लिए विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन को बढ़ावा देना है। जो लोकल वहां पे शासन है उसको, इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी द्वारा किया जा रहा है। और यह औपचारिक माध्यम के इतर अधिकृत शिक्षण के मूल्य को मान्यता देता है और एक व्यक्ति के कौशल के लिए एक सरकारी प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है। औपचारिक माध्यम की अपेक्षा ये क्या है कि उसको शिक्षण देगा इन सब मामलों में, और उसके लिए उसको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में उम्मीदवारों को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता की अवधारणाओं के लिए 3 वर्ष तक निःशुल्क जोखिम एवं आकस्मिक बीमा कवरेज भी प्रदान किया जाएगा आरपीएल कार्यक्रम के तहत। और आरपीएल कार्यक्रम में भाग लेने के लिए किसी भी उम्मीदवार से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, बल्कि प्रत्येक सफल तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 500 रुपए प्रदान भी किए जाते हैं। और एमएसडी राज्य कौशल विकास मिशनों, एसएसडीएमएस यानी स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, और जिला कौशल समितियों यानी डीएससीएस डिस्ट्रिक्ट स्किल्स कमिटी के चयन और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों यानी पीआईएएस की सहायता और कार्यक्रम के सफल निष्पादन की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। और इस योजना की निगरानी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा की जा रही है, ठीक है। और जिसके लिए उन्हें पंचायती राज निदेशालय उत्तर प्रदेश, राज्य कौशल विकास मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा सहायता भी प्रदान की जा रही है। और यह पहल ग्राम पंचायत के स्तर पर कौशल विकास योजना के एक व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है, जो देश भर के विभिन्न जिलों के ग्राम पंचायतों में संगठित तरीके से आरपीएल को मान्यता देने की शुरुआत पर भी केंद्रित है। इसका महत्व क्या है, आरपीएल का महत्व क्या है, ये देखिए। आरपीएल का महत्व कि हमारे देश की लगभग 70% जनसंख्या ग्रामीण भारत में रहती है, इसलिए जिला कौशल विकास योजनाओं की सफलता के लिए जिला पंचायतों का समावेश इसमें महत्वपूर्ण है। जो जिला कौशल विकास योजनाएं चल रही हैं, तो जिला पंचायत इसमें शामिल होकर के इसको करेंगे, और साथ ही इस प्रकार का समावेशन कौशल भारत अभियान के मामले में एक व्यापक स्तर की सुविधा भी प्रदान करेगा, ठीक है। और आरपीएल देश में पहले से मौजूद कार्यबल के कौशल को मानकीकृत ढांचे के साथ संरेखित करेगा तथा उम्मीदवारों को आत्मविश्वास, सम्मान तथा मान्यता भी प्रदान करेगा। और युवाओं के अनौपचारिक शिक्षण की नियम निष्ठता को समर्थन मिलने से स्थायी आजीविका के अवसर तलाशने, उन लोगों को इस मामले में जब शिक्षण मिलेगा तो आजीविका भी तलाश सकते हैं, जैसे उनके प्रयास पूरे होंगे, और दूसरे ज्ञान पर आधारित विशेषाधिकार जैसी असमानताओं को भी कम किया जाएगा। और यह प्रशिक्षुओं के कौशल को पहचानने के अलावा उन्हें ग्राम पंचायत के विकास कार्य के कारण सृजित कार्यों के अवसर से भी जोड़ेगा, और ग्राम पंचायत स्तर पर कौशल विकास योजना से सही अर्थों में विकेंद्रीकरण में भी इससे लाभ मिलेगा। और ये जो आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता यानी जो संकल्प योजना है, इस योजना के बारे में पढ़ लीजिए। क्या होता है संकल्प योजना? संकल्प योजना जो है यह कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय यानी एमएसडीई का एक परिणाम आधारित केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका विशेष फोकस विकेंद्रीकृत विनियोजन एवं गुणवत्ता सुधार पर है। और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो विश्व बैंक के सहयोग से तैयार की गई है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन यानी एनएसडीएम के अध्यादेश को कार्यान्वित करना है। एनएसडीएम के तहत जो भी योजनाएं चलती हैं उनको कार्यान्वित करता है ये संकल्प। और यह केंद्रीय एवं राज्य दोनों ही एजेंसियों को शामिल करते हुए समग्र कौशल निर्माण प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करती है। और इसके तहत 4 प्रमुख परिणाम क्षेत्रों की पहचान की गई है संकल्प के तहत, जो निम्न प्रकार से है, जैसे संस्थागत सुदृढ़ीकरण यानी राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रमों का गुणवत्ता पूर्वक आश्वासन, कौशल विकास में अधिकार विहीन आबादी का समावेश, सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए कौशलों को विस्तारित करना। ये पीआईबी का आर्टिकल था, ध्यान में रखेंगे। अगला जो हम लोग अब आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल क्या, एक डिबेट है,
आरएसटीवी एलएसटीवी का, और ये डिबेट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ हिंदी में। इसमें क्या खास बात है कि ये जो टॉपिक है ये है वैवाहिक बलात्कार और भारतीय न्याय प्रणाली के बारे में हम लोग देखेंगे कि विवाह के बाद जो बलात्कार का सिचुएशन है किसको कहते हैं, उस पर भारतीय न्याय प्रणाली क्या कहती है, क्या है। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ध्यान से देखेंगे। भारतीय समाज का मुद्दा है हमारे। पहले इसके इसके बारे में समझिए, इसका संदर्भ समझिए क्या है। भारत में घरेलू हिंसा एक गंभीर समस्या रही है, ठीक है, और हाल के वर्षों में इसमें वृद्धि भी देखी गई है। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, ठीक है, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी भारत में अपराध 2019 यानी क्राइम इन इंडिया 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, यानी क्राइम इन इंडिया 2019 की रिपोर्ट कौन, एनसीआरबी जारी करता है, के अनुसार भारत में लगभग 70% महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं। 70% महिलाएं। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी करता है एनसीआरबी, और रिपोर्ट 2019। आगे देखिए, वैवाहिक बलात्कार भी घरेलू हिंसा का ही एक रूप है। और वैवाहिक बलात्कार से आशय पत्नी की सहमति के बगैर उससे यौन संबंध बनाने के लिए विवश करने से है, और ऐसे कृत्य अन्यायपूर्ण होते हैं, परंतु फिर भी महिलाओं को नीचा दिखाने और उन्हें अपमानित करने के ऐसे मामले असामान्य नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, भारतीय समाज से मुद्दा ऐसे में भी काम आएगा और जीएस फैक्ट पेपर में भी। और आगे क्या कह रहा है, वर्तमान में विश्व के लगभग 100 से अधिक देशों में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया गया है, परंतु दुर्भाग्य से भारत विश्व के उन 36 देशों में से एक है जहां वैवाहिक बलात्कार को आज भी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। हालांकि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, एक सेकंड जरा समय दीजिएगा। क्या है कि हालांकि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत में आपराधिक कानूनों में कई बड़े संशोधन किए गए हैं, परंतु वैवाहिक बलात्कार का अपराध की श्रेणी में न होना महिलाओं की गरिमा और उनके मानवाधिकारों का अवमूल्यन करता है। अब भारत में वैवाहिक बलात्कार की स्थिति क्या है, पहले ये देख लीजिए कि क्या है भारत में वैवाहिक बलात्कार की स्थिति। भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इंडियन पेनल कोड की धारा 375 के तहत निर्धारित बलात्कार की परिभाषा में एक महिला के साथ गैर सहमति संभोग से जुड़े सभी प्रकार के यौन हमलों को शामिल किया गया है कि महिला के बिना मर्जी के किसी भी प्रकार का यौन हमला, ये बलात्कार की परिभाषा में आया है, और वैवाहिक बलात्कार। और आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 के तहत 15 वर्ष से अधिक की आयु के पति और पत्नी के बीच अनैच्छिक यौन संबंधों को धारा 375 के तहत निर्धारित बलात्कार की परिभाषा से बाहर रखा गया है, और इस प्रकार ऐसे कृत्यों के अभियोजन को रोक देता है 15 वर्ष से ऊपर के, ये ध्यान में रखेंगे। इसीलिए भारत में वैवाहिक बलात्कार की अवधारणा को निहित सहमति के प्रतिमान के रूप में देखा जा सकता है, जहां एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह का अर्थ है कि दोनों ने संभोग के लिए सहमति दी है और इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। ये भारत में वैवाहिक बलात्कार को की अवधारणा इस तरीके से है। अब इसके विरुद्ध कुछ बातें हैं, जैसे कि क्या कह रहा है कि वैवाहिक बलात्कार कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध। कैसे, ये ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहला है पति आश्रय यानी कोवर्चर का सिद्धांत। क्या है, संवैधानिक अधिकार, कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध इसके अंतर्गत क्या क्या बातें आ रही है। पति आश्रय का सिद्धांत यानी कोवर्चर। भारत में वैवाहिक बलात्कार के गैर अपराधीकरण की प्रकृति ब्रिटिश काल से निर्गत होती है, और वैवाहिक बलात्कार काफी हद तक पति की पहचान के साथ महिला की पहचान के विलय होने के सिद्धांत से प्रभावित और व्युत्पन्न है। और वर्ष 1860 के दशक में जब आईपीसी का मसौदा तैयार किया गया था, 1860 में जब आईपीसी बना था, उस समय तक एक विवाहित महिला को स्वतंत्र कानूनी इकाई नहीं माना जाता था।
ठीक है। और आईपीसी के तहत बलात्कार की परिभाषा के वैवाहिक अपवाद को विक्टोरियन युग के पितृसत्तात्मक मानदंडों के आधार पर तैयार किया गया था। इसकी भूमिका बता रहा है कि पहले से क्या था, जो पुरुषों व महिलाओं को बराबरी के रूप में मान्यता नहीं देता था, न ही विवाहित महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व की अनुमति देता था, और इसमें पति आश्रय यानी कोवर्चर के सिद्धांत के तहत पति एवं पत्नी की पहचान का विलय कर दिया जाता था। ठीक है। और ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था। क्या? वैवाहिक बलात्कार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्राप्त समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। ठीक है। धारा 375 के तहत शामिल अपवाद महिलाओं के दो वर्गों, जैसे उनकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर, का निर्माण करता है, और पुरुषों को अपनी पत्नियों के खिलाफ किए गए कृत्यों से प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है। पुरुषों को अपनी पत्नियों के खिलाफ किए गए कृत्यों से। और ऐसे में अपवाद एक ही समय में अविवाहित महिलाओं की समान अपराधों के लिए रक्षा करते हुए विवाहित महिलाओं के मामले में उनकी वैवाहिक स्थिति के अलावा बगैर अन्य किसी कारण के अत्याचार का शिकार होने की संभावनाओं को भी बढ़ाता है। और आईपीसी की धारा 375 की मूल भावना के विपरीत भी है ये। कैसे? कि आईपीसी की धारा 375 का उद्देश्य महिलाओं की रक्षा करना, बलात्कार जैसी अमानवीय गतिविधियों में लिप्त जो भी व्यक्ति हैं उनको दंडित करना। हालांकि पति को सजा से छूट देना पूरी तरह इस उद्देश्य के विपरीत है, क्योंकि बलात्कार के परिणाम समान ही होते हैं, चाहे फिर महिला विवाहित हो या अविवाहित हो। और इसके अलावा वास्तव में विवाहित महिलाओं के लिए घर पर अपमानजनक परिस्थितियों से बचना अधिक कठिन हो जाता है, क्योंकि वे कानूनी और आर्थिक रूप से पति से जुड़ी और बंधी होती हैं। अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है इसके तहत। क्या? कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित अधिकारों में स्वास्थ्य, गोपनीयता, गरिमा, सुरक्षित रहने की स्थिति और सुरक्षित वातावरण आदि अधिकार भी शामिल है। जैसे कुछ मामले हैं इसमें देखिए कि कर्नाटक राज्य बनाम कृष्णप्पा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यौन हिंसा एक अमानवीय कृत्य के अलावा महिला के निजता और पवित्रता के अधिकार का गैर कानूनी उल्लंघन या घुसपैठ है। और उसी फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि गैर सहमति से किया गया संभोग शारीरिक और यौन हिंसा के समान है। और सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यौन गतिविधि से जो जुड़े विकल्प को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता, गरिमा और शारीरिक अखंडता के अधिकारों के समान भी बताया है। ये सब केस थे। और भी इसमें है कि न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टुस्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हिस्सा बताया। और इन सभी निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार के रूप में सभी महिलाओं, भले उनकी वैवाहिक स्थिति कोई भी हो, मतलब विवाहित हो या अविवाहित हो, कि यौन गतिविधि से दूर रहने के अधिकार को रेखांकित किया है। अतः बलपूर्वक किया गया यौन सहवास संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, इसमें आगे क्या सुधार हो सकते हैं? कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा के तहत महिलाओं के खिलाफ हिंसा की दी गई परिभाषा के अनुसार लैंगिक आधारित हिंसा का कोई भी कार्य, चाहे सार्वजनिक या निजी जीवन में, जिसके परिणाम स्वरूप या संभवतः शारीरिक, यौन या मानसिक क्षति या पीड़ा पहुंचती हो, इसमें ऐसे कृत्य की धमकी, दबाव या स्वतंत्रता से वंचित करने का प्रयास आदि भी शामिल है। और वर्ष 2013 में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति यानी यूएन कमेटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन CEDAW ने भारत को वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में लाने का सुझाव भी दिया है। और 16 दिसंबर 2012 के निर्भया मामले के कारण देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद गठित JS वर्मा समिति ने भी सरकार को यही सुझाव दिया था। और इस कानून को हटाने से महिलाएं अपने अत्याचारी पति से सुरक्षित रहेंगी और वैवाहिक बलात्कार से उभरने के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकेंगी, और साथ ही वे स्वयं को घरेलू हिंसा और यौन शोषण से बचा भी सकेंगी। इसका निष्कर्ष क्या है? भारतीय कानून अब पति और पत्नियों को अलग तथा स्वतंत्र कानूनी पहचान देता है, और साथ ही आधुनिक युग में अधिकांश न्यायिक सिद्धांत स्पष्ट रूप से महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित हैं।
और ऐसे में यही समय है कि विधायिका को इस कानूनी कमजोरी का संज्ञान लेना चाहिए और आईपीसी की धारा 375 अपवाद 2 को समाप्त करते हुए वैवाहिक बलात्कार को कानून के दायरे में लाना चाहिए। तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। व्हेन रेप इज अलाउड बाई रा, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इससे जुड़ा हुआ मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न लेकर के आया हूं। क्या है इससे अभ्यास प्रश्न कि भारत में वैवाहिक बलात्कार का गैर अपराधीकृत महिलाओं की गरिमा और मानवाधिकारों पर एक बड़ा धब्बा है। टिप्पणी कीजिए। 200 शब्दों में आप लोग इसको लिखेंगे और लिख करके जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग टेलीग्राम पे जाएंगे और अन अकेडमी स्वदीप कुमार सर्च करेंगे, स्वदीप कुमार आपको मिल जाएगा। वहीं पे लिख करके इसको भेजेंगे, मैं चेक करके आपको बता दूंगा क्या क्या अच्छी चीजें। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसे भी फॉलो करें और ये अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे भी जरूर फॉलो करें, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे रोजाना 4 PM पे मैं जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ अनअकैडमी ऐप पर ही। और रात को 8 बजे 8 PM से यहाँ पे 1 ईयर का मैंने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन शुरू किया है जनवरी 2020 से। ठीक है, जनवरी 2020 से लेकर के मई 2021 तक का मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। और जरूर आप इन दोनों क्लास में भी अनअकैडमी ऐप पे जुड़िए। और आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चीजें पहुंच सके। और ये कल फिर हम लोग मिलेंगे 10:30 बजे अपने सेम क्लास सेम टाइम पे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।